हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द आबिटेक। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि आप यूरोप में लॉयर कैसे बने। अब दोस्तों, आपको ये चीज़ें जानने में बहुत डिफिकल्टी होती होगी कि हमें क्या स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी इसकी कि लॉयर कैसे बना जाए यूरोपियन कंट्रीज़ में, जस्ट लाइक यूके, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी। तो इनमें किस तरीके से हम लॉयर बन सकते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप गाइड है, इस वीडियो में हम पूरा आपको तरीके से समझाएंगे। और कौन से एग्जाम होते हैं, उनका सिलेबस क्या होता है, उनका पैटर्न क्या होता है, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों, मैं आपको ये ग्राफिक एडिटिंग के द्वारा भी समझा सकता हूँ, लेकिन उसमें समझाएंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना देसी स्टाइल में समझ में आएगा। जो मैं आपको समझाऊंगा आपकी अपनी भाषा, आसान भाषा में समझाऊंगा कि किस तरीके से यूरोप में आप लॉयर बन सकते हैं। ठीक है, अभी मैं वैसे समझाऊँ ग्राफिक एडिटिंग के माध्यम से तो आप डेफिनेटली जो है कुछ चीज़ें मिसिंग करेंगे, फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा एकदम सरल तरीके से। तो चलिए देखिए दोस्तों, तो आपने अपनी एलएलबी कंप्लीट कर ली है दोस्तों। ठीक है, अब आपने एलएलबी अपनी कंप्लीट कर ली है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं जो है स्टेट जो बार काउंसिल है उसमें अपना एनरोलमेंट करा लूँ। तो वो तो आपको अपनी प्रोसेस मालूम है, ठीक है, और नहीं मालूम है तो कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं बता दूंगा। तो जैसे मान लीजिए कि यूपी में मैंने रजिस्टर करा दिया एनरोल, ठीक है, तो मैं क्या बन गया, एडवोकेट बन गया। ठीक है, तो एडवोकेट का मुझे क्या मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये तो गया स्टेट का। फिर इसके बाद क्या होता है, AIBE का एग्जाम होता है। AIBE का एग्जाम आप पास करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, परमानेंट लॉयर हो जाएंगे। ये आपको टेम्परेरी तौर पे मिलता है, 2 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, और इन 2 साल के लिए आपको इन 2 साल के अंदर अंदर AIBE का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो आप परमानेंट लॉयर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो आपको परमानेंट लॉयर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AIB का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसमें स्टेट और AIB के एग्जाम में क्या अंतर है, तो इसमें एक ये भी अंतर है कि आप जब स्टेट में एनरोलमेंट करवाते हैं अपने एडवोकेट के लिए, तो आप सिर्फ स्टेट में, स्टेट के हाई कोर्ट और स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि यूपी के हाई कोर्ट और यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जो है एडवोकेसी कर सकते हैं, यानी कि केस लड़ सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप AIBE का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप ऑल इंडिया किसी भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप लड़ सकते हैं। ठीक है, बस एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं लड़ सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या होता है कि आपको 4 साल AIBE क्लियर करने के बाद 4 साल जो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और ट्रेनिंग करने के बाद आपको AOR, ठीक है, AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का पेपर देना होता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का पेपर आप क्लियर कर लेते हैं, तब आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेसी करने का लाइसेंस मिल जाता है, यानी कि तब आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कहलाएंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक की पूरी बात समझ में आ गई। ये होता है इंडिया में एडवोकेसी का सिस्टम क्या है। अब हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्री का क्या है। देखिए दोस्तों, यूरोपियन कंट्री में हम एक कोई भी कंट्री ले लेते हैं, मान लीजिए UK, यानी कि ब्रिटिश, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में एडवोकेसी के किस किस हाल में होती है, क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जो है एडवोकेट 2 तरीके से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉयर 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहले होते हैं सॉलिसिटर, ठीक है, सॉलिसिटर्स, और दूसरे होते हैं बैरिस्टर। अब आपको समझ में आ जाएगा कि बैरिस्टर होता कौन है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है, अब मैं आपको इसका अंतर बताऊं। ये जो सॉलिसिटर होता है, सॉलिसिटर सिर्फ लीगल एडवाइस देते हैं, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बैरिस्टर जो होता है, बैरिस्टर कोर्ट में एडवोकेसी करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं सिंपल और आसान भाषा में समझाऊं, कि ये जो है क्लाइंट से मिलता है। क्लाइंट कभी भी आता है वहाँ UK में तो पहले सॉलिसिटर के पास आता है। सॉलिसिटर जो है इसके कागज़ बनवाएगा, इसका डॉक्यूमेंट प्रोसेस सारी पूरी करेगा। ठीक है, इसकी केस स्टडी बनाएगा, पूरी सब चीज़ें जो है, जो हमारे यहाँ एक मुंशी काम करता है एडवोकेट का, वो वहाँ पे सॉलिसिटर काम करता है। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि सॉलिसिटर जो है वहाँ के लोअर कोर्ट जो होता है, लोअर कोर्ट बोले तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या सेशन कोर्ट हो गया, ठीक है, तो उसमें एडवोकेसी कर सकता है। लेकिन वहाँ के हाई कोर्ट में एडवोकेसी सॉलिसिटर को नहीं करने दी जाती, वहाँ नहीं कर सकता। मीन्स हाई कोर्ट जो हायर कोर्ट है तो वहाँ पे वो नहीं कर सकता, वहाँ सिर्फ बैरिस्टर करेगा। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है एडवोकेसी सिर्फ बैरिस्टर ही कर सकता है, वहाँ सॉलिसिटर नहीं कर सकता। ये सिर्फ लोअर कोर्ट में कर सकता है एडवोकेसी, और डॉक्यूमेंट प्रोसेस पूरी करता है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो गया, लोअर कोर्ट में होगी, लोअर कोर्ट में अपील करेगा, सॉरी लोअर कोर्ट में केस लड़ेगा। अगर यहाँ पे जो भी डिसीजन होता है तो उसके बाद केस ट्रांसफर हो जाता है बैरिस्टर के पास। ठीक है, बैरिस्टर को सारे डॉक्यूमेंट वगैरह पहले से ही तैयार मिलते हैं, तो फिर क्या करता है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है और केस लड़ता है। तो बैरिस्टर जो है सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लॉ लड़ते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़ सकता है। लेकिन सॉलिसिटर जो है वो क्या करता है, सिर्फ लोअर कोर्ट में लड़ सकता है, हायर कोर्ट में नहीं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, जो हमारे यहाँ मुंशी काम करता है, डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है, लीगल एडवाइस देना।
ठीक है। तो ये सारे काम कौन करता है? लॉ सॉलिसिटर करता है। लॉ फर्म में काम करते हैं, ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारे काम इनके होते हैं। और इनके क्या होता है, इनका चैम्बर होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं, ये अपनी हायर कोर्ट में लड़ते हैं, ठीक है। और ये कैसे मिलते हैं? इनसे जो है क्लाइंट डायरेक्टली मिलता है, डायरेक्टली मिलकर लीगल एडवाइस लेगा। और इनसे कैसे मिलता है? इनडायरेक्टली तौर पर मिलता है, यानी कि इसके द्वारा मिलता है बैरिस्टर से। ओके, तो आई होप आपको सॉलिसिटर और बैरिस्टर में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम एक बार और डायग्राम बना लेते हैं, सॉलिसिटर और बैरिस्टर। अब ये बनते कैसे, ठीक है, सॉलिसिटर कैसे बनेंगे, बैरिस्टर कैसे बनेंगे, ठीक। अब ये आपको डिसाइड करना होगा। मान लीजिए कि आपने एलएलबी कर ली है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि इंडिया में की हुई एलएलबी वहाँ पे रिकॉग्नाइज की नहीं जाती, यानी उसकी कोई मान्यता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। यानी आपने इंडिया में एलएलबी करी है, इसकी कोई मान्यता वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जो मान्यता है वो मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। तो पहले आप जब वहाँ पे अगर एडवोकेसी बनना चाहते हैं तो पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको सॉलिसिटर बनना है या बैरिस्टर बनना है, ठीक है, या आप दोनों भी बन सकते हैं। तो ये आपको अलग अलग एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि अगर सॉलिसिटर बनना है तो इसके लिए अलग एग्जाम देना पड़ेगा, और बैरिस्टर बनना है तो इसके लिए अलग एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आप दोनों बनना चाहते हैं तो पहले आपको सॉलिसिटर बनना पड़ेगा, उसका एग्जाम देना पड़ेगा, और फिर उसको क्वालिफाई करने के बाद बैरिस्टर बनने के लिए उसका एग्जाम देना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप दोनों बन सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिसिटर बनने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? उसके लिए होता है QLTS, ठीक है। ये एग्जाम होता है सॉलिसिटर बनने के लिए। अब QLTS का मतलब क्या है, मैं तो उसको लिखूंगा नहीं, आप थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ क्वालिफाइड लॉयर ट्रांसफर स्कीम, ठीक है, क्वालिफाइड लॉयर ट्रांसफर स्कीम। अगर आप सॉलिसिटर बनना चाहते हैं तो आपको QLTS एग्जाम देना होगा, ठीक है। और ये किसके लिए? जो EU में नहीं रहते, ठीक है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में नहीं रहते, उनके लिए एप्लीकेबल है, यानी कि वो सिर्फ ये एग्जाम देंगे तभी आप जो है लॉयर बनेंगे EU में, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। और सेम इसी तरीके से जो बैरिस्टर है, बैरिस्टर के लिए कौन सा एग्जाम होता है? तो दोस्तों बैरिस्टर के लिए होता है BTT, ठीक है, बार ट्रांसफर टेस्ट, ठीक है, बार ट्रांसफर टेस्ट। ये जो होता है ये बैरिस्टर बनने के लिए देना पड़ता है। अब इन दोनों को आपको जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, जभी आपको जो है एडवोकेसी का लाइसेंस मिलेगा। तो जब आप ये बार ट्रांसफर टेस्ट जो है ये पास कर लेते हैं तो उसके बाद जो है बार स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी कि BSA जो होती है, BSB बार स्टैंडर्ड बोर्ड, ये जो है आपको लाइसेंस प्रदान करता है बैरिस्टर का। और QLTS जब आप पास कर लेते हैं तो आपको SRA, यानी कि सॉलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी, ये जो है आपको सॉलिसिटर का लाइसेंस प्रदान करती है और आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि QLTS एग्ज़ाम जो है ये क्या होता है और इसमें क्या क्या आता है, और BTT एग्ज़ाम होता है तो इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम की और उसके सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। पहले QLTS एग्जाम की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो ये लॉ बैकग्राउंड आपका चेक करते हैं, ठीक है। आपको जो है लॉ डिग्री होनी चाहिए, लेकिन ये लॉ डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप QLTS एग्ज़ाम पास नहीं करते। QLTS एग्ज़ाम में बैठने के लिए ही लॉ डिग्री चाहिए। तो जो कि आप LLB किए हुए हैं इंडिया में तो ये बढ़िया है, ठीक है। तो LLB कर लिए हैं, फिर QLTS एग्ज़ाम में आप बैठेंगे। अब दोस्तों इसके एग्ज़ाम के कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि एग्ज़ाम आखिर होता कैसे है, ठीक है। तो पहला होता है MCT टेस्ट, यानी कि मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि CBT एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसमें आपको UK के लॉ के बेसिक प्रिंसिपल पर क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। UK लॉ जो होता है उसके प्रिंसिपल पर आपको बेसिक प्रिंसिपल है उन पर क्वेश्चन दिए जाते हैं, और इसमें डिफरेंट टॉपिक कवर होते हैं, ठीक है, जैसे क्रिमिनल लॉ, सिविल लिटिगेशन, बिजनेस लॉ, और ये सारे रिलेटेड होते हैं UK लॉ से, ठीक है। तो इसमें जो है पहला तो CBT होता है। अब दोस्तों इस जो CBT एग्ज़ाम है इसमें टोटल होते हैं 180 MCQ होते हैं, ठीक है। और ये 6 अलग अलग होते हैं, ठीक है, 6 अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, सॉरी लीगल सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं लेकिन अलग अलग, ठीक है। ये जो है CBT होता है और आपको 3 घंटे दिए जाते हैं इसके लिए, कितने, 3 आवर का आपका टाइम रहता है, और 6 अलग अलग होते हैं। यानी कि आप अगर मान लें तो 30 क्वेश्चन क्रिमिनल के होंगे, 30 क्वेश्चन सिविल के होंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन आर्बिट्रेशन के होंगे। इस तरीके से आपके जो है 180 बन जाते हैं। तो इसमें MCT के सब्जेक्ट क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। तो पहला तो होता है क्रिमिनल लॉ, दूसरा होता है सिविल, तीसरा होता है आपका प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है, प्रॉपर्टी लॉ, और चौथा होता है टॉर्ट लॉ, पाँचवा होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ, और छठवा होता है आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, ठीक है। तो ये 6 सब्जेक्ट होते हैं और इस 6 सब्जेक्टों से 180 MCQ आपसे पूछे जाते हैं। अब MCT में जो पासिंग मार्क्स है उसके लिए मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है। 60% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो तब आपका जो है QLTS एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। मतलब अगर आप 180 क्वेश्चन करते हैं तो 180 क्वेश्चनों में से 108 आपके सही जवाब होने चाहिए, ठीक है। 108 आपके सही जवाब हैं तो आप जो है QLTS एग्ज़ाम
पास कर जाएंगे। आई होप आपको ये पूरी QLTS एग्ज़ाम में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम। ये तो होता है हमारा QLTS एग्ज़ाम में MCT का जो है पार्ट फर्स्ट होता है, यानी टीयर 1 है ये। ठीक है, अब टीयर 2 में क्या होता है, तो टीयर 2 की बात करते हैं। अब टीयर 2 में जो है हमारा, अब दोस्तों आपका जो है MCT टेस्ट तो हो गया। अब जो है MCT टेस्ट में आप 60% मार्क्स ले आते हैं तो आप जो है टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो टीयर 2 जो है आपका OSCE, यानी इसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो ये जो है आपका टीयर 2 एग्ज़ाम होता है। अब इसमें होता क्या है, तो ये QLTS एग्ज़ाम का दूसरा पार्ट है जो आपको प्रैक्टिकल और लीगल स्किल टेस्ट करता है। तो OSCS एग्ज़ाम में आपको रियल लाइफ लीगल सिनेरियो के साथ डील करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए कि आपको ये करने के बाद आपका प्रैक्टिकल टाइप के ये जो है एग्ज़ाम होता है। तो इसमें आपको स्टेशन देते हैं। ठीक है, स्टेशन क्या होता है, मतलब कि टास्क होते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें 16 होते हैं, 16 स्टेशन होते हैं। ठीक है, 16 स्टेशन होते हैं जहां आपको अलग अलग लीगल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और हर स्टेशन पर आपको एक स्पेसिफिक टास्क या सिनेरियो दिया जाता है। यानी कि किस तरीके से, तो मान लीजिए कि आपको जो है पहला स्टेशन आया, उसमें कह देंगे कि आपसे क्लाइंट का इंटरव्यू लीजिए। ठीक है, और क्लाइंट से मिलकर जो है अपनी लीगल इशू को समझना होता है और फिर उनको एडवाइस भी देना होगा। तो उसके आपको नंबर मिलेंगे, पहले स्टेशन के नंबर मिलेंगे, फिर दूसरे में कह देंगे कि आपको जो है लीगल ड्राफ्टिंग करनी है। तो कोई डॉक्यूमेंट होगा वो आपसे ड्राफ्ट करवाएंगे लीगली। तो जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया या लीगल नोटिस आपसे ड्राफ्ट करवा लिया तो उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित होता है पूरा का पूरा। तो इस तरीके से आपका जो है ये एग्ज़ाम होता है। और तो इसमें भी जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है अचीव करना होता है, जो कि 60% है। ठीक है, 60% ले आएंगे तब आप जो है पूरा QLTS एग्ज़ाम जो है वो पास कर लेंगे और आपको सॉलिसिटर का लाइसेंस मिल जाएगा। और इसमें हर एक स्टेशन के लिए जो है 10 से 15 मिनट मिलते हैं। ठीक है, 10 से 15 मिनट के अंदर वो टास्क आपको कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों ये वो पूरी प्रोसेस थी सॉलिसिटर बनने की। तो सॉलिसिटर बनते कैसे हैं, कौन सा एग्जाम होता है, तो ये सारी आपको प्रोसेस मैंने बता दी। अब बात करते हैं बैरिस्टर। ठीक है, तो बैरिस्टर कैसे बनते हैं और बैरिस्टर के लिए क्या प्रोसेस होती है, क्या एग्जाम होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों आप बैरिस्टर के लिए LLB तो आप पहले से ही कर चुके हो। ठीक है, बिना LLB के तो है ही नहीं, तो LLB आप कर चुके हो। अब आप जो है यूके में जाते हो, यूके में कहते हो कि भाई साहब मुझे जो है लाइसेंस चाहिए, मुझे बैरिस्टर बनना है। तो बैरिस्टर बनने के लिए वो यूके कहता है कि आपको BPTC एग्ज़ाम देना होगा, बिना इसके दिए आपको मिलेगा नहीं। BPTC एग्ज़ाम क्या होता है, बार कोर्स सॉरी तो BPTC एग्ज़ाम क्या होता है, बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, तो ये BPTC एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये आपको BPTC एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोस्तों मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये देने के बाद जो है आपका पपिलेज होगा। पपिलेज क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके से अप्रेंटिसशिप है। पपिलेज बोलते हैं वहाँ पे अप्रेंटिसशिप को, यानी लॉयर की जो अप्रेंटिसशिप होती है, यानी वो किसी के नीचे ट्रेनिंग करता है तो उसे पपिलेज बोलते हैं। ठीक है, एडवोकेसी को। तो उसके बाद जो है पपिलेज होगी, फिर उसके बाद जो है बार जो बार स्टेट बोर्ड है उससे जो है बैरिस्टर का उसको लाइसेंस मिल जाता है। अब ये BPTC एग्ज़ाम होता क्या है, इसको कैसे क्वालिफाई करते हैं, इसका सिलेबस क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों BPTC में एग्ज़ाम होता है, यानी कि बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स में बैट एग्ज़ाम होता है, यानी कि बार एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, तो ये होता कैसे, इसमें देखो दोस्तों टोटल जो है पहले तो हम बात करते हैं कि 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं, MCQ होते हैं। ठीक है, और MCQ में इसे 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। तो पहला जो है वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और दूसरा जो होता है वो होता है लॉजिकल रीजनिंग से। ठीक है, अब इसमें होता क्या है दोस्तों, तो 150 क्वेश्चन के लिए 2 आवर का इसमें टाइम दिया जाता है। अब सेक्शन 1 में ये सेक्शन जो है आपका जो जनरल रीजनिंग स्किल होती है, जो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करता है। ठीक है, और आपको ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने होते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करना होता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ता है। ओके, तो ये आपको जो है इसमें इस तरीके की बातें रहती हैं। और सेक्शन 2 में जो है आपको इस सेक्शन में जो है लीगल सिनेरियो दिए जाते हैं और आपको उन पर जो है करेक्ट लीगल कंक्लूजन ड्रॉ करने होते हैं। तो ये सेक्शन आपकी लीगल रीजनिंग और यूके में लॉ कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस रहता है। ओके सॉरी, तो चलिए इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। तो इसमें कोई एक वैसा मिनिमम क्वालिफाई का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितने पास करने चाहिए, लेकिन एक ये रहता है कि 70% या उससे ज़्यादा आप मार्क्स ले आते हैं तो 150 में से 150 का जो 70% है वो कितना होगा,
105 नंबर, ठीक है। तो 105 नंबर आप ले जाते हैं तो आप जो है एक अच्छे लॉ फर्म के द्वारा हायर किए जा सकते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, तो लाइसेंस तो आपको मिल जाता है, लेकिन आप करेंगे कि आपको ट्रेनिंग भी तो करनी होगी, तो वो ट्रेनिंग के लिए जो है वो आपको परसेंटेज के आधार पर लॉ फर्म आपको हायर करती है। ओके, तो अब इसका टेस्ट का फॉर्मेट क्या रहता है थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हर क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस होते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। अब इसके सिलेबस की बात करें, सिलेबस की क्या होती है, तो पहला मैंने बताया था क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, और दूसरा क्या है, लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें होता क्या है कि पहला जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, और दूसरा आपका होता है डिडक्टिव रीजनिंग, तीसरा होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, और चौथा होता है जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। और यहाँ पे लीगल रीजनिंग की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल टू फैक्चुअल सिचुएशंस। तो पहला आपका ये रहता है एप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उससे रिलेटेड जो है आपकी लॉजिकल एबिलिटी आपकी टेस्ट की जाती है। तो पहला तो आपको ये रहता है एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल टू फैक्चुअल सिचुएशन, और दूसरा रहता है आपका एनालिसिस ऑफ लीगल प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग एप्रोप्रिएट लीगल सॉल्यूशन, और चौथा रहता है अंडरस्टैंडिंग बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट। ओके, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो जाता है, टॉर्ट लॉ हो जाता है, क्रिमिनल लॉ हो जाता है। तो ये सारे जो है अप्लाइंग होते हैं, ठीक है, अप्लाइंग नेचर के होते हैं, और उससे आपको जो है लॉजिकली उसके आंसर देने पड़ते हैं ओके। और दोस्तों ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा कि क्या सिलेबस है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, और इस तरीके से आपका जो है पीएटी टेस्ट अब जब आपका निकल जाता है तो आपको जो है 1-2 साल की ट्रेनिंग करेंगे। 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद जो है आपको बार स्टैंडर्ड बोर्ड जो है आपको बैरिस्टर का लाइसेंस दे देगा। अब दोस्तों देखो, एक थोड़ी सी बात और मैं आपको बताता हूँ, तो आप ज़रा सुनिएगा। एडवोकेट इंडिया में लॉयर को एडवोकेट बोलते हैं, ठीक है, और यूरोपियन कंट्री में सॉलिसिटर या बैरिस्टर होता है। वहाँ एडवोकेसी जैसा कोई शब्द नहीं होता, मतलब होता है लेकिन एडवोकेट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, बैरिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी जब बाहर से या यूरोपियन कंट्री से लॉ ग्रेजुएट पास करके इंडिया में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, बैरिस्टर बोलते हैं उसको एडवोकेट नहीं बोलते, उसको बैरिस्टर बोलते हैं। ओके, तो जस्ट लाइक मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। महात्मा गांधी हमारे जो थे वो बैरिस्टर हैं, ठीक है, और आप उनको जानते होंगे, असदुद्दीन ओवैसी, ठीक है, वो भी जो है हमारे बैरिस्टर हैं। और कई ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो हमारे बैरिस्टर थे, ठीक है। तो बैरिस्टर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन है। और ये सॉलिसिटर जो है वहाँ का मुंशी है एक तरीके का, जो कि लोकल कोर्ट में लड़ सकता है। और यहाँ पे जो है मुंशी कह दो या सॉलिसिटर कह दो, उसको वो बोलिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो मज़ेदार लगी होगी। कोई भी इसमें दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों बनाने में, ठीक है, सर्च करने में फिर मेहनत काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस इस वीडियो को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।